अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीपीयू स्केजुलिंग का लास्ट वाला एल्गोरिदम देखेंगे, राउंड रॉबिन। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज का जो हमारा पार्ट है लेक्चर का वो 6 है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज का जो हमारा है टॉपिक वो राउंड रॉबिन्स के ऊपर है। इससे पहले कि मैं आज के को डिस्कस करूं, हम लोग थोड़ा सा पिछले को रिकैप करते हैं। पिछले 3 लेक्चर से हम लोग इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स को, स्केजुलिंग एल्गोरिदम को, जिसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग, पीरियोडिक स्केजुलिंग। और आज हम इंशाल्लाह राउंड रॉबिन को डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कोई और टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का चूज़ करेंगे जो कि हमारे पीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए या फिर एमआईटी एमसीएस या एफपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल उनके क्लियर नहीं है तो वो इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं या उनको अच्छे से समझ सकते हैं। अब राउंड रॉबिन जो है वो 4th वाला एल्गोरिदम है। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि राउंड रॉबिन के अंदर सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको सबको इक्वल टाइम दिया जाता है और थोड़ा थोड़ा टाइम सब में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद दूसरे को थोड़ा टाइम दिया जाता है, फिर तीसरे को। इस तरह से जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो उनको थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड कर दिया जाता है और सारे मिल के ही अपना जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जो टाइम उनको एलोकेट कर दिया जाता है वो जो स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम है उसको हम लोग टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जो हमारा ये राउंड रॉबिन होता है ये प्रिमिटिव होता है। मतलब इसमें अगर कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब उसका टाइम ओवर हो जाता है किसी प्रोसेस का तो वो तभी एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको ज़बरदस्ती भी निकाल दिया जाता है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोसेसेस हमें दिए गए हैं, हर प्रोसेस का ड्यूरेशन भी दिया गया है, उसका ऑर्डर भी बताया गया और अराइवल टाइम भी दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा सबसे ये होता है कि इसमें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है और सबको एक ऑर्डर में एक लिस्ट में रख दिया जाता है बारी बारी। सारे प्रोसेस जो हैं उनका हर पार्ट जो है सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सारे बारी बारी एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, पहले प्रोसेस P1 का थोड़ा सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 का, फिर P3 का, ठीक है, फिर दोबारा से P1 का, फिर P2 का, फिर P3 का, ठीक है, फिर उसके बाद P1 का, P2 का, P3 का, ठीक है। इस तरह से फिर ये इनको तीन टाइम चाहिए, P1 और P3 को 3 टाइम चाहिए और जो P2 वाला प्रोसेस है उसको 4 टाइम ड्यूरेशन चाहिए। तो क्या होगा, पहले P1 का P1 P2 P3 ये तीनों एक एक बार हो जाएंगे। इन तीनों का तो टाइम ख़त्म हो गया, ये रिसोर्स को छोड़ देंगे। लेकिन जो P2 है उसको एक टाइम और दिया जाएगा क्योंकि उसको कंप्लीट होने में अपना 4 टाइम कंप्लीट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद इसके थोड़े फ़ायदे होते हैं कि इसके अंदर हर प्रोसेस जो है उसको इक्वली टाइम दिया जाता है सीपीयू का और सारे सेम पीरियोडिटी के होते हैं। इसके अंदर स्टारवेशन नहीं होती। स्टारवेशन कौन सी सिचुएशन थी मैंने आपको बताया, ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर कोई प्रोसेस जो है वो वेट करता रहता है, पीरियोडिटी लो होने की वजह से तो या फिर बड़ा होने की वजह से वो वेट करता रहता है। एंड पे आके उसकी वेट करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो लॉस्ट हो जाता है, वो स्टार्व हो जाता है। ऐसी सिचुएशन इसके अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबको इक्वली टाइम मिलता है, इक्वली सारे मिल के एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके भी नुकसान है। इसके क्या नुकसान है, अगर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम उसको मिल जाए तो वो थोड़ा टाइम अगर उसको हो तो फिर उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रोसेस लंबा है लेकिन टाइम उसको थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है तो वो थोड़ा लंबा ही हो जाएगा। और ये मेथड जो है वो एक से ज़्यादा स्विचिंग के लिए भी सूटेबल नहीं है। इसमें जो है स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इससे भी टाइम का बहुत वेस्ट होता है। मतलब पहले एक प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से इसमें स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और ये टाइम क्वांटम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें किसी किस्म की कोई पीरियोडिटी सेट नहीं की जाती। बस इसका इतना ही था। मैं अब चारों को एक दफ़ा कंक्लूड कर दूं जो चारों हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो इनमें थोड़ी बहुत
थी उसको कंक्लूजन करती हूँ। सबसे पहले फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इसके अंदर हमने देखा कि जिसमें जो सबसे पहले आया हुआ होता है प्रोसेस उसको सबसे पहले सर्व किया जाता है, जो बाद में आता है उसको बाद में किया जाता है, और ये नॉन प्रोम्प्टिव होता है। नॉन प्रोम्प्टिव का क्या मतलब है कि तब तक इससे CPU नहीं लिया जाता जब तक ये अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। जैसे ही ये टास्क कंप्लीट करे, ये खुद छोड़े, तब इसे CPU लिया जाता है। इसको ज़बरदस्ती से निकाला नहीं जाता। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल से देखा, इसके अंदर जो हम प्रियोरिटी दे रहे होते हैं इसमें बस टाइम को प्रियोरिटी दे रहे होते हैं। ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में बस टाइम को प्रियोरिटी दे रहे होते हैं। मतलब पहले 0 से 2 तक है, फिर 2 से 3 तक होगा तो हम इसको प्लस कर देंगे, 5 हो जाएगा, फिर 5 से 5 है, फिर प्लस करेंगे तो 10 होगा। इसमें प्रियोरिटी बस टाइम को दी जाती है। उसके अलावा ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, इसको प्रोग्राम करना ईजी होता है, और इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव या फिर ये प्री एम्प्टिव होता है। इसके नुकसान ये हैं कि इसके अंदर जो CPU तब तक नहीं छोड़ता है उस प्रोसेस को जब तक वो कंप्लीट ना कर दे अपने आप को। इसके अलावा ये टाइम शेयरिंग के लिए कोई आइडियल टेक्निक नहीं है, और ये एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल होने की वजह से ये एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाले में क्या होता है कि जो सबसे छोटे वाला प्रोसेस होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। ये प्रीम्प्टिव या नॉन प्रीम्प्टिव हो सकता है। प्रीम्प्टिव वो है जिसको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है, बेशक उसका काम कंप्लीट हुआ है, उसको वो प्रोसेस पूरा हुआ है या नहीं हुआ, उसको निकाल दिया जाता है। और नॉन प्रीम्प्टिव वो सिचुएशन है जिसके अंदर हम लोग उसको नहीं निकालते जब तक कि वो खुद ही छोड़े ना CPU को, खुद ही, या उसकी एग्ज़िट खुद ना कर जाए। इसके अंदर हम लोग ये जो प्रोसेसेस की एवरेज है इसमें हम लोग उसमें बस टाइम के ऊपर कर रहे थे, इसमें हम लोग अराइवल टाइम के ऊपर इसके ऊपर कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें 1 से 2 है तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से ये अराइवल टाइम के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। उसके बाद इसके भी कुछ फ़ायदे हैं कि ये शॉर्टेस्ट जॉब को फेवर कर रहा होता है, और इसमें मिनिमल एवरेज टाइम लगता है। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि जो लंबे प्रोसेस होते हैं वो वेट करते करते स्टारवेशन उनको हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसको फिर एजिंग की सिचुएशन से सॉल्व किया जाता है। इन टॉपिक्स को भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रियोरिटी स्केजुलिंग थर्ड वाला एल्गोरिदम है कि जिसमें सब प्रियोरिटी सेट कर दी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा जिसकी हाई प्रियोरिटी होती है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये इसका जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पे बनने वाले वो प्रियोरिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास फिर इसके भी कुछ फ़ायदे हैं कि इसमें प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है, और ये प्रिसाइसली प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके भी नुकसान हैं कि जो लो प्रायोरिटी वाले होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं या वो लॉस्ट हो जाते हैं, स्टारवेशन उनको हो जाता है। लास्ट पे हम लोगों ने राउंड रॉबिन में क्या है कि सबको इक्वल टाइम दिया जाता है, सबको एक लिस्ट में रख दिया जाता है और सबका टाइम सेट कर दिया जाता है। उस टाइम के मुताबिक सारे अपना कवर कर रहे होते हैं। मतलब इसमें हमने इस एग्जांपल से इसको देखा था कि P1, P2, P3 3 प्रोसेसेस हैं, इनके टाइम ड्यूरेशन दिए गए हैं, इनको टाइम स्लाइस में डिवाइड किया। पहले P1 अपना एक टाइम कंप्लीट करेगा, P2 फिर एक टाइम, P3 एक टाइम, इनका एक टाइम चला गया, बाकी इनके 2 टाइम रह गए। फिर P1 दोबारा से, फिर P2, P3, फिर इनके 2 टाइम चले गए, बाकी एक टाइम रह गया, इसके 2 टाइम रह गए। फिर थर्ड नंबर पे P1, P2, P3 तो इनके तीनों कंप्लीट हो गए, लेकिन P4 जो है इसका एक टाइम रह गया तो उसको एक एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। इस तरह इसका भी ये फ़ायदा है कि इसमें सबको इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है, इसमें कोई स्टारवेशन नहीं होती है जिसकी वजह से लॉस्ट हो जाए। तो इसके नुकसान ये हैं कि इसमें टाइम स्लैशिंग होती है, इसमें स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, और इसमें क्वांटम के ऊपर, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है, और इसमें किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की जाती। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सके, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने स्केजुलिंग वाली प्रोसेस में कोई टॉपिक छोड़ा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।